दो पड़ोसी मुल्क यूक्रेन और रूस जिनका जंग जोरों से शुरू हुआ है, लगातार जंग जारी है, बमबारी हो रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं और युद्ध जो है शुरू हो चुका है। आज तीसरा दिन है इस जंग का। इन दोनों देशों के युद्ध के बीच जो भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, लगातार उन्हें भी बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रोमानिया से 219 भारतीय नागरिकों का जो एयर इंडिया का पहला विमान है वो भी रवाना हो चुका है। आपको बता दें कि यह युद्ध जो है गुरुवार को शुरू हुआ था, जब व्लादिमीर पुतिन ने एक भाषण दिया था, जिसके बाद यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की तरफ से हमला कर दिया गया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो सवाल उठ रहा है कि आखिर रूस ने ये युद्ध क्यों छेड़ा है, आखिर उसको इस युद्ध से क्या हासिल होगा या क्या तात्पर्य है, इस युद्ध का एंड क्या होगा। लेकिन इसके बारे में जानने के लिए हम सुनेंगे यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं जॉर्जिया और ओमानिया, जहां पे भारतीय दूत रह चुके हैं अचल कुमार मल्होत्रा, जिन्होंने अपने अनुमान से बताया है कि आखिर रूस को इस युद्ध से क्या मिलेगा, क्या तात्पर्य है और भारत कहां तक बाध्य है इस युद्ध को रोकने के लिए, या रोक सकता है या रोक नहीं भी सकता है। आखिर क्या कुछ है, उनके अनुमान को हम सुनेंगे कि आखिर इस युद्ध का जो एंड गेम है वो क्या है। और इन फॉर दैट मैटर जो उसके फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स जो उससे बॉर्डर करते हैं, एटलीस्ट वो नेटो के अंदर शामिल नहीं हो और नेटो उसके बिल्कुल बैकयार्ड में नहीं है। तो ये उसने काफी समय से कोशिश करी। जॉर्जिया में उसने 2008 में डिमॉन्स्ट्रेट भी किया कि अगर आप जॉर्जिया या उक्रेन को शामिल करने की कोशिश करेंगे तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। अब 2022 में पुतिन के असेसमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि उसे लगा कि अमेरिका फिलहाल कमजोर है, अभी अफगानिस्तान से बेइज्जत होकर बाहर निकला है। नेटो के जो यूरोपियन मेंबर्स हैं वो भी इस बात पे ज्यादा, उनमें भी कोई एक यूनिटी नहीं है इस बात को लेके कि यूक्रेन को मेंबर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो सब चीजों को मुझे लगता है उसने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके डिसाइड किया कि वो अब यहाँ ईस्टर्न यूक्रेन जो है उसको अपने उसमें जो काफी समय से वो वहाँ के सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर ही रहा था, तो उसने वही एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट करी। पहले उसने डोनेट्स और लुहांस्क की जो सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया, फिर उन्हीं की रिक्वेस्ट पे पीस कीपिंग फोर्सेस लेके आया। और आइडिया यही है कि एटलीस्ट ये पार्ट जो है इसको तो पूरी तरह से अपने कब्जे में लेकर पपेट गवर्नमेंट्स बिठा के वहां आने वाले समय में अपने मिलिट्री बेसिस लगा के उसकी इंटेंशन पूरी तरह से यूक्रेन को सबजुगेट करने की है। और अब उसकी बॉटम लाइन ये है कि अगर यूक्रेन में कोई सरकार आए तो वो या तो प्रो रशियन हो या फिर वो न्यूट्रल हो जाए। ऐसा लगता है कि पुतिन को जैसे सैंक्शंस झेलने की आदत पड़ चुकी है और सैंक्शंस ने अभी तक डिटरेंस का काम नहीं किया एज फार एज रशिया अंडर पुतिन का सवाल है। और मुझे लगता है कि उन्होंने डेफिनेटली इसको फैक्टर इन किया होगा जब ये डिसाइड किया होगा कि यूक्रेन में इंटरवीन करेंगे, तो ये कम से कम उन्हें मालूम था कि सैंक्शंस तो लगेगी ही लगेगी। प्रथम दृष्टि से अगर देखें तो रशिया अंडर पुतिन सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दे रहा है बनस्बत की उसके इकोनॉमिक फॉल आउट